दोस्तों, किसी व्यक्ति ने कमेंट के माध्यम से एक सवाल पूछा है कि सर, हम लोग 3 भाई होते हैं और हम लोगों का पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, मृत्यु हो गया उनका, और हम लोगों का जो प्रॉपर्टी है उनका वसीयत वगैरह करके या बंटवारा वगैरह करके वो नहीं गए हैं। तो अब क्या है कि जो अचल संपत्ति हम लोगों का जो जमीन है उसमें से एक मेरा जो भाई है वो अपने हिस्सा का बेचना चाह रहा है, लेकिन हम लोगों के पास नहीं, भाइयों के बीच नहीं, वो किसी अन्य व्यक्ति के पास बेचना चाह रहा है और बेचने जा रहा है। तो क्या हम उस खरीद बिक्री को रोक सकते हैं? क्या हम उस जमीन को खरीदने का पहला हकदार हैं या फिर नहीं? अगर हैं तो भाई कहां से ये हमको अधिकार मिलता है, इस पर एक वीडियो बनाइए, ऐसा करके सवाल पूछा गया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एकदम स्पष्ट होने वाला है कि वैसे कंडीशन में आपका अधिकार है या फिर नहीं है तो किस प्रकार, अगर जमीन बिक भी गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं उस जमीन को पाने के लिए, सारा प्रक्रिया इस वीडियो में हम बताएंगे एकदम संक्षिप्त रूप में। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, आपके पास इतना नॉलेज जरूर होगा कि ऐसे कंडीशन में भी हम लोग यहाँ पर जीत सकते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग का तैयारी करते हैं, भाई ये सबके लिए वीडियो है, सबके लिए, क्योंकि जीवन में कभी न कभी ऐसी घटनाएं होती है और अगर आपके नॉलेज में अगर ये चीज़ रहेगा तो फिर आप कदम उठा सकते हैं। ठीक है, या लोगों को फिर जागरूक भी कर सकते हैं। चलिए खैर हटाइए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 के ऊपर। अगर इसको इंग्लिश में कहा जाए तो हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 22, इसी धारा के अंतर्गत जो है आपको यह अधिकार मिलता है कि जो भी जमीन है, अगर भाइयों बहनों या फिर माताओं के बीच में मतलब जितने भी हिस्सेदार हैं, अगर कोई बेचने के लिए जा रहा है जमीन, तो फिर पहला हकदार आप ही होते हैं, ऐसा इस धारा में कहा गया। हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति है श्याम के नाम से प्रॉपर्टी है, वो भी अचल संपत्ति का बात कर रहे हैं, चल संपत्ति का नहीं। यानी जैसे कि ज्वेलरी हो गया, गाड़ी घोड़ा हो गया, ये सब जो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, मतलब लोकेशन चेंज हो सकता है, उसके लिए मतलब कानून नहीं है। ठीक है, वो आप किसी के पास ही बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई रोक टोक नहीं। लेकिन जो पैतृक संपत्ति है, ठीक है, जिसका बंटवारा नहीं हुआ है, या फिर जो भी जमीन है वो व्यक्ति मर गया जिसके नाम से है, एकदम ध्यान से इन चीजों को समझना है। ठीक है, तो जो भी जमीन है, मान के चलिए कि श्याम के नाम से कुछ प्रॉपर्टी था, अचल संपत्ति, समझिए जमीन या फिर कोई घर भी हो सकता है। ठीक है, जमीन को हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं, तो इसके नाम से जमीन था। ठीक है, मान के चलिए कि 5 बीघा जमीन है, 5 बीघा। अब यहां पर जो है इसके 3 पुत्र और 2 पुत्री थी। तो यहां पर अगर 5 बीघा जमीन है तो अभी जो कानून चल रहा है उसके माध्यम से सभी को 1-1 बीघा मिलेगा। ऐसा नहीं कि बेटी है तो उसको कम मिलेगा या फिर ज्यादा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ मामला नहीं है, सबको बराबर रूप से हिस्सा यहां पर मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहां पर होगा क्या कि 1-1 बीघा सबको हिस्सा होगा। तो मान के चलिए कि यहां पर एस के पास आ गया कुछ विकट स्थिति, जिसके माध्यम से ये चाह रहा है कि भाई 1 बीघा जो मेरे पास जमीन है उसको बेच दूं या फिर 1 बीघा का कुछ हिस्सा बेच दूं। लेकिन इन भाइयों के बीच, इन बहनों के बीच उसका तालमेल अच्छा नहीं है, इसीलिए सोच रहा है कि हम थर्ड पर्सन के पास जाकर के, कोई पर्सन है जेड, उसके पास जाकर के बेच दूं, क्योंकि हमको इसी से जो है ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि भाइयों बहनों के बीच बेचूंगा तो फिर हमें कम पैसा मिलेगा। ऐसा भावना को लेकर के दूसरे के पास बेचने के लिए जा रहा है। ठीक है, और ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि चुपचाप जो है बेच भी दिया हो, तो उस पर भी चर्चा करेंगे, चिंता नहीं करना है। अब दोस्तों, अगर ऐसे कंडीशन में बेच रहा है और जमीन का वसीयत नहीं हुआ है, बंटवारा पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, सभी अलग अलग नहीं हो गए हैं, तो वैसे कंडीशन में इन लोगों को एकदम पूर्णतः अधिकार है कि इस खरीद बिक्री पर रोक लगा सकते हैं, और वो जो S1 जमीन बेच रहा है उस जमीन को इन लोग कोई भी खरीद सकते हैं। अब समस्या ये भी आ सकती है, आप ये कहेंगे कि अगर इन लोगों के बीच होगा तो किन के पास होगा? भाई जो व्यक्ति, जो यहां पर जितने भी हिस्सेदार हैं, जो हिस्सेदार ज्यादा पैसा देगा उसी के पास जमीन बेचा जाएगा। सिंपल सी फंडा है। तो इस चीज को आपको नोट करके रखना है कि जो ज्यादा देगा, मान के चलिए कि अगर 1 बीघा का कुछ मान के चलिए कि 3 कट्ठा बेचना चाह रहा है, ठीक है, तो 3 कट्ठा का पैसा जो भी ज्यादा देगा उसी को जमीन बेचा जाएगा। ठीक है, इस जमीन को आप रोक सकते हैं, एकदम इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और दोस्तों, मान के चलिए कि जमीन जो है ये S1 जेड को बेच दिया,
बेच ही दिया एकदम अंदर ही अंदर। बाद में पता चला S2 S3 D1 D2 को, ठीक है। इसमें क्या है, S2 जो है एलिगेशन कर रहा है कि भाई ये जो ज़मीन बेचा है, जो हम लोग को खानदानी ज़मीन था, ये दूसरे के पास दे दिया, ये हम लोग के पास ही रहता था, अच्छा रहता, ऐसा इसका मानना है। तो इसके पास अभी भी अधिकार है। जमीन अगर बिक गया है, डीड सेल डीड वगैरह सब कुछ तैयार हो गया है, रजिस्ट्री हो गया है, यदि साल भर के भीतर ये कोर्ट में जाकर के कोर्ट केस करे फीस के साथ, इस सेक्शन के तहत, इस अधिनियम के तहत, तो फिर उसको ये जमीन मिल सकता है। लेकिन साल भर के भीतर जाना चाहिए। साल भर के बाद आप जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वो लिमिटेशन एक्ट के तहत जो है फिर वहां पर आप पाबंद हो जाते हैं, आप फिर नहीं जा सकते हैं साल भर के बाद, ठीक है। तो साल भर के भीतर अगर आप जाते हैं तो भाई जितना में जमीन ये मतलब कि खरीदा है, जितना पैसा दिया है, इस जेड को जो है उतना वापस कर दिया जाएगा, ठीक है, कोर्ट के अनुसार। कोर्ट जो है इसको मतलब ऐसा नहीं कि खरीदा तो डूब गया, ऐसा कुछ बात है नहीं। ये जो खरीदा है उसका रकम मिल ही जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। बाकी बात ये जो है जितना में खरीद बिक्री हुआ था फिर ये देगा, कोर्ट के अनुसार तय होगा वो, ठीक है। या फिर भाइयों के बीच भी हो सकता है कि भाई कितना हम दे, हो सकता है कि भाई ये 6 महीना पहले खरीदा हो, जमीन का दाम ज़्यादा हो गया हो, तो वैसे कंडीशन में ये कह सकता है कि नहीं हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। तो फिर अगर मतभेद होता है तो फिर कोर्ट के द्वारा तय किया जाता है कि भाई इस S1 को कितना पैसा देना है S2 के द्वारा, तो ये कोर्ट भी तय करता है। तो दो तरीका से तय हो सकते हैं, एक आपस में और एक कोर्ट के द्वारा भी तय होता है, ठीक है। तो ये चाहेंगे तो कोर्ट केस कर सकते हैं और फिर ये जमीन जो है इससे अपने नाम से फिर ट्रांसफर करवा सकते हैं, रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो ये आपके पास अधिकार है और आप पहला हकदार हैं। अगर यहां पर कोई भी जमीन बेचता है, कोई भी हिस्सेदार या हिस्सेदारनी जो भी हो जमीन बेच रही या फिर बेच रहा है, तो उसमें जो हिस्सेदार सब है वही सब पहला हकदार होते हैं खरीदने के लिए। अगर इन लोग खरीदने के लिए सक्षम ना हो तभी आप दूसरे की जगह जा सकते हैं, अदरवाइज बाद में दिक्कत हो सकता है। हालांकि जा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई एलिगेशन डाले तो फिर फंस जाइएगा, जिंदगी भर के लिए जो एक दाग लग जाएगा। तो उससे अच्छा है कि भाई आपस में पूछ लीजिए कि भाई ज़मीन बेचने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, खरीदना है कि क्या है, नहीं है, बहुत तरह का मामला है। और इससे देखिए ज़्यादा जब कोई भी आदमी ज़मीन बेचता है तो अगर चुपचाप बेच रहा है तो फिर वो दिक्कत में पड़ जाएगा, ठीक है, उसको कम रेट मिलेगा। और वही अगर हल्ला हुआ है, ठीक है, एक तरह से नीलामी टाइप का हो रहा है, तो उसमें रेट ज़्यादा लगते हैं, क्लियर। तो चुपचाप बेचने वाला अगर धंधा कोई आदमी अपनाता है तो वो पागल है, सिंपल सी फंड है। हम बहुत लोग को देखे हैं, एकदम चुपचाप में पैसा पकड़ लिया, रजिस्ट्री कर दिया, जबकि अगला आदमी जो है उससे भी ज़्यादा पैसा देता। अगर अगला आदमी बताता तो क्या दिक्कत था, ठीक है, फिर उससे भी अगला आदमी हो सकता था और ज़्यादा पैसा देता। बहुत बार ऐसा देखे हैं। और जिस ज़मीन का ये खुलासा हो जाता है कि भाई इस ज़मीन को बेचा जा रहा है, तो फिर लोग जो है एकदम जा करके एकदम चढ़ते हैं बोली, ठीक है, और उसके बाद खरीदते हैं, तो वो फिर उसका मज़ा ही अलग होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि भाई ये जो इस अधिनियम के धारा जो सेक्शन ये 22 है, इसके आधार पर हम लोगों को क्या अधिकार दिया गया है। और ये हिंदू परिवार के लिए है, ठीक है, हिंदू परिवार के लिए। अगर ज़मीन का वसीयत नहीं हुआ है, बंटवारा नहीं हुआ है, तो वैसे कंडीशन में ये हो सकता है। अगर बंटवारा वगैरह हो गया, वसीयत वगैरह हो गया है, सब लोग अलग अलग हैं, तो फिर वैसे कंडीशन में बेच सकता है किसी के पास, उसमें कोई एलिगेशन करने वाली बात नहीं आती है। ये सब सभी भूमि पर लागू होती है, कृषि भूमि वगैरह पर भी, ठीक है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आया था कि ये कृषि भूमि पर भी लागू होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जहाँ पर घर वगैरह बनेगा केवल वही, या फिर कोई घर वगैरह है उसी पर केवल, नहीं, कृषि भूमि पर भी अब लागू होती है, ठीक है। तो जमीन खरीदने का पहला हकदार जो है उसका भाई, उसके हिस्सेदार सभी होते हैं, बाद में ही दूसरा आते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।